Hello everyone, this is Professor Pawan Shavankar and I welcome you in a 28th lecture of Control System Engineering. And up till now we are discussing numericals on transient response. So let us complete one more numerical. Numerical is for a control system shown, find value of K1 and K2. Find values of K1 and K2 so that maximum overshoot, that is MP percent, is 25% and TP, that is a peak time, is 25 seconds, and assume unit step input, and the system is given in the form of a block diagram, which is as R of S, then summing point, then there is one block of K1 in series, one another block of gain 1 by S square, then C of S, and in the return path feedback signal is 1 plus K2S, 1 plus K2S, and the signal goes to summing point with a minus sign. So this is a given part in which we need to find K1 and K2, and some values are given like maximum overshoot, which is a 25%, and peak time, that is a 25 सेकेंड. तो इस गिवन सिस्टम के लिए और गिवन डाटा के लिए हमें ये जो अननोन है K1 और K2 ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड वो क्या है, ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज C of S by R of S इक्वल टू. नाउ C of S by R of S इक्वल टू, क्वेश्चन रहता है हमारा स्टैंडर्ड G of S by 1 प्लस G of S इंटू H of S. तो अगर यही वैल्यूज़ जो गिवन है हमारे पास में, अगर वो हमने पुटअप की तो क्या आएगा, देखो G of S क्या है, G of S मतलब फॉरवर्ड पाथ में जितना गेन है वो, और देखो ये दो ब्लॉक सीरीज में है, इसलिए फॉरवर्ड पाथ में कितना है K1 बाय S स्क्वायर, ओके, K1 बाय स्क्वायर बाय 1 प्लस अगेन G of S is K1 बाय S स्क्वायर इंटू H of S कितना है 1 प्लस K2S. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. देखो K1 एज इट इज़ K1 बाय S स्क्वायर एज इट इज़, नीचे का जो फंक्शन है देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, S स्क्वायर इंटू 1, सो S स्क्वायर प्लस K1 इंटू दैट ब्रैकेट ना, किसकी डिवाइड में 1 ही है, ये तो प्लेन मल्टीप्लिकेशन होगा, तो K1 इंटू दिस ब्रैकेट, सो मैं साइड बाय साइड K1 इंटू ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूँ, सो S स्क्वायर प्लस K1 प्लस K1 into K2S, K1 K2S. So I'm rewriting whole equation. So C of S by R of S, सॉरी ये इनकम्प्लीट अभी भी, देखो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ पे रहेगा S स्क्वायर, ठीक है, और S स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला. तो देखो अभी क्या बचा, C of S by R of S क्या बचेगा, ऊपर K1 है, सो K1 बाय S स्क्वायर प्लस सिंगल एस की टर्म क्या है K1 K2S. ओके, सो K1 K2S प्लस क्या है K1, ये वाला सिंगल.
सो अगेन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमें मिला सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इक्वल टू जो स्टैंडर्ड फॉर्म था जी ऑफ एस बाय 1 + जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो हमें ये इक्वेशन मिला। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम जो डिनोमिनेटर में इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। सो वी नो दैट सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। करेक्ट। सो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो सपोज ये इक्वेशन आपका 1 और इक्वेशन 2, एंड अगर हम कंपेयर करेंगे सो देखो यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू K1 एंड ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इक्वल टू K1 K2। क्लियर है। सो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो अगली स्लाइड में। हेंस आफ्टर कंपेयरिंग ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर क्या था K1, सो ओमेगा एन हो जाएगा अंडर रूट K1, क्योंकि ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू K1 है, तो ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट K1 ये हो गया। तो यह ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट K1। अभी भी वैल्यू अननोन है इसलिए मैं यूनिट फिलहाल लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम लेटर ऑन उसको कैलकुलेट कर ही लेंगे। दिस इज अ K1 एंड ट्वाइस जीटा ओमेगा एन इक्वल टू क्या था K1 K2 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो जीटा कितना हुआ, जीटा इक्वल टू K1 इंटू K2 बाय 2 इंटू ओमेगा एन, और ओमेगा एन कितना है अंडर रूट K1। तो देखो जस्ट अ मिनट, ओके। सो जीटा विल बी, देखो ऊपर K1 है नीचे अंडर रूट K1। अगर हमने इस K1 को अंडर रूट K1 इंटू अंडर रूट K1 लिखा तो एक अंडर रूट K1 नीचे के अंडर रूट K1 से कट जाएगा। ओके, तो ये कट गया सपोज। तो ऊपर क्या बचा, जीटा विल बी अंडर रूट K1 इंटू K2 बाय 2। तो फिलहाल के लिए हमें ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू K1 और K2 के फॉर्म में मिल गई। अब जो गिवन वैल्यूज है यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी है, जस्ट लाइक मैक्सिमम ओवरशूट दिया है, पीक टाइम दिया है। तो ये वैल्यूज हम यूज़ करेंगे और उसके फॉर्मूले भी। मैक्सिमम ओवरशूट MP क्या है, e⁻ पाई जीटा जीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज करते हैं तो ये इंटू 100 हो जाएगा। क्लियर। सो देखो और कितना परसेंट है, ये दिया है 25%, परसेंट में यूज़ किया मैंने, तो इधर का 100 एज इट इज़ रहेगा। सो e⁻ पाई जीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर इंटू 100। 100 अगर इधर लेके गया तो ये हो जाएगा 25/100, सो 0.25 इक्वल टू e⁻ पाई जीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। गॉट इट। देखो अब हमें ये एक्सपोनेंशियल अगर निकालना है, सो वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग लॉग और टेकिंग ln, ओके, ln यूज़ करना है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, on both side, so ln 0.25
इक्वल टू ln इंटू एक्सपोनेंशियल निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ पाई इंटू जीटा डिवाइड बाय √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू कैलसी पे इजीली मिल जाएगी, ln ऑफ 0.25। तो ln 0.25 आना चाहिए माइनस, यस वैल्यू कम्स इन माइनस, सो माइनस 1.3862, प्लीज चेक ऑन कैलसी, इक्वल टू माइनस पाई जीटा बाय √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, तो अगर हम दोनों साइड से स्क्वेयरिंग करते तो ये जो अंडर है ये पार्ट चला जाएगा, और ये अगर उधर भेजता हूँ मैं, देखो इसका स्क्वायर, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर, ओके, और इसका भी स्क्वायर, तो माइनस एन थ्रू आउट चला जाएगा। तो देख, और ये टर्म उधर जाने के बाद में, और इसका भी रूट निकल जाएगा, सो 1 माइनस जीटा स्क्वायर रहेगा सिर्फ टर्म, तो माइनस 1.3862 का स्क्वायर होता है 1.9218 इंटू ये रहेगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का भी स्क्वायर रहेगा, पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो पूरे टर्म में पाई कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर इक्वेशन ये कैलसी पे सॉल्व करेंगे तो हमें जीटा मिल जाएगा, हैंस सॉल्विंग जीटा इक्वल टू, या फिर जीटा इजीली मिल जाएगा आपको 0.4037। यहाँ पे आपको जीटा की एक्चुअल वैल्यू मिल रही है। ओके, आंसर नहीं, हमें तो वैसे तो K1 K2 निकलना है, लेकिन चलो हमें जीटा मिल गया, और हमें क्या दिया है, पीक टाइम दिया है, पीक टाइम टीपी। टीपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी का फॉर्मूला है पाई बाय ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, सो टीपी कितना था, 4 सेकेंड दिया है, गिवन है वैल्यू, डिवाइड बाय इक्वल टू पाई बाय ओमेगा एन, हमें पता है क्या, नहीं, ओके फिलहाल तो नहीं, क्योंकि ओमेगा एन की वैल्यू K1 के फॉर्म में पता थी हमें, 1 माइनस जीटा हमने कैलकुलेट किया है, सो 0.4037 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो देखो क्या मिल जाएगा, हमें ओमेगा मिल जाएगा, हैंस ओमेगा एन इक्वल टू, ये निकल जाएगा यहाँ पे कैलसी से, सो ओमेगा एन आना चाहिए 0.8584। Okay, this is the real value for natural frequency of oscillation, and unit should be radian per second. इसको बॉक्स कर देता हूँ मैं। तो जीटा निकल गया, ओमेगा एन निकल गया। हमारा इंटेंशन क्या था, हमारा इंटेंशन है K1 K2 निकलना। तो देखो ओमेगा एन का रिलेशन भी K1 के साथ में एक इक्वेशन के फॉर्म में अवेलेबल है, और जीटा और K1 K2 भी हमें इक्वेशन के फॉर्म में अवेलेबल है, तो ये दोनों इक्वेशन यूज़ करते हैं। सो इक्वेशन सपोज 3 और 4 ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज क्या था, ओमेगा एन, ओमेगा एन इज √K1। सो ओमेगा एन पता है हमें, तो K1 दोनों को हम स्क्वायर करेंगे सीधा सीधा, ओमेगा एन इक्वल टू √K1 है, हमें K1 की वैल्यू चाहिए, सो सीधा सीधा 0.8584 का स्क्वायर, हैंस K1 इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी, चेक करो ये वैल्यू आनी चाहिए, K1 इज
0.7369 7369. Okay, I'm talking about the K1 and K2 के लिए हमें रिलेशन यूज़ करेंगे जीटा का। तो इक्वेशन जो 4 हमने दिया था देख लो इधर एक बार, ये वाला जीटा इज इक्वल टू अंडर रूट K1 इंटू K2/2। ओके, सो जीटा इज इक्वल टू अंडर रूट K1 इंटू K2/2। इसमें जीटा पता है हमें, K1 भी पता है। जीटा है 0.4037 इक्वल टू अंडर रूट K1 है 0.7369 इंटू K2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे K2 निकल जाएगा सिंपली। K2 विल बी 0.4037 इंटू 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 0.7369। तो K2 आना चाहिए 0.9405 9405। गॉट इट। तो K1 और K2 ये चीज़ें निकालनी थी जो हमें मिल गई है। ओके, गॉट इट। सो दिस वाज अबाउट द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस, जिस पे हमने टाइम स्पेसिफिकेशन देखे और अलग अलग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसी यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है। एक्चुअल जो यूनिट का नाम है स्टेबिलिटी कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सो स्टेबिलिटी एनालिसिस बोल सकते हैं उसको। तो ये क्या है, स्टेबिलिटी कंसेप्ट क्या है? तो मैकेनिकली अगर देखा जाए तो आपको जो डायग्राम दिख रही है, फिगर दिख रही है, सबसे पहले हमने केस 1 कंसिडर की। सपोज ये केस 1 है। तो इसमें देखो, कंसिडर अ सिस्टम दैट इज अ डीप कंटेनर विथ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इनसाइड एज शोन इन फिगर। तो एक डीप कंटेनर है, ओके। ये डीप कंटेनर आपको दिख रहा है जिसमें एक बॉल प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट बोलो तो सीधा सीधा बॉल। अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस बॉल, वी आर अप्लाइंग पर्टिकुलर फोर्स टू ट्राई टू टेक आउट दिस बॉल फ्रॉम द डीप कंटेनर। फोर्स हम लगा रहे इस पर। तो क्या हो रहा है, कंटेनर की डेप्थ इतनी ज़्यादा है तो इसलिए फिर वो बॉल उसमें जस्ट आपने एक उसको शेक दिया, ओके, एक पर्टिकुलर फोर्स अपने लगाया। तो क्या हो रहा कि डीप कंटेनर इसलिए वो बॉल इन बोथ डायरेक्शन वो ऑसिलेट हो रहा है, ठीक है। फोर्स लगाया आपने, ये ऐसा ऑसिलेट होगा और फिर से सेटल डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन इफ यू अप्लाई फोर्स टू टेक आउट दिस ऑब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ कंटेनर इज मोर and it will oscillate and will settle down again at its original position. Got it? And if we assume that force required to take out the object tends to infinity, कि हमने फोर्स की वैल्यू अपनी कितनी भी बढ़ा दो। देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम यहाँ पे फोर्स करें क्योंकि हम यहाँ पे केस स्टडी कर रहे हैं, हम कंसेप्ट स्टेबिलिटी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो पर्टिकुलर जो पैरामीटर्स है वो कंस्टेंट रहेंगे। जैसे नो वन शुड टॉक लाइक कंटेनर को उल्टा कर दो, बॉल उसमें से निकल जाएगा। सो दिस इज नॉट द वे टू अप्लाई द फोर्स। वी आर स्टडिंग कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। तो आप यहाँ पे जो शेकिंग इफेक्ट उसको दे रहे बॉल को, वो कितना इन्फाइनाइट भी कर दो तो भी क्या है, डेप्थ इतनी ज़्यादा है कंटेनर की कि वो बस एक ऑसिलेट होगा और सेटल डाउन हो जाएगा। सो अमाउंट ऑफ फोर्स और द क्वांटिटी ऑफ फोर्स डजेंट मैटर, doesn't affect the stability of that ball which is placed inside the deep container. Okay, so कुछ भी हो जाए कि ball will oscillate and will settle down at the bottom. So such system is known as a absolute stable system, कि फोर्स कम करो ज़्यादा करो उस पर कुछ भी असर नहीं होने वाला है। ऐसी सिस्टम को हम बोलेंगे एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम, मतलब उसके आउटपुट पे कुछ भी अफेक्ट नहीं आएगा। आप कोई भी उसका पैरामीटर चेंज करके देखो, but output will be same. So this is known as a absolutely stable system. उसकी stability change नहीं होगी। Got it?
क्लियर है? ये हो गई एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉर एग्जांपल. नाउ कंसिडरिंग नेक्स्ट केस. सपोज ये हमारी केस 2. अब केस 2 में देखो, केस 2 में आपको जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? एक पॉइंटेड शेप बार है, कोनिकल शेप, जिस पे हम बॉल को प्लेस करने की कोशिश कर रही है. सो कंसिडर जस्ट लाइक अ पेन निप एंड ऑन विच यू आर ट्राइंग टू प्लेस अ बॉल. तो उसको उसमें इमर्स नहीं करना है, बस उसको जेंटली हमें प्लेस करके देखना है. बट जो पेन की जो नीप है, उसका जो सरफेस है, उसका एरिया इतना छोटा है, जस्ट लाइक अ पॉइंट, इसलिए फिर बॉल उसमें प्लेस ही नहीं हो सकता. सो व्हाट वी हैव कंसिडर्ड अ कंटेनर विच इज़ अ पॉइंटेड वन. तो कंटेनर तो नहीं है, सीधा सीधा एक कोनिकल बार है जिसपे हम बॉल को, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने की कोशिश करें. सो व्हाट विल द इफेक्ट? बॉल विल फॉल आइदर ऑन आइदर साइड, या राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में बॉल गिरेगा. तो आप कितना भी यहाँ पे फोर्स लगाओ, फिर भी वो उस पर स्टेबल नहीं है, उस पर स्टेडी नहीं रह सकता. इसलिए ये सिस्टम 100% अनस्टेबल है. ओके, गेटिंग? सो सच सिस्टम इज नोन एज अ अनस्टेबल सिस्टम. ये आप फोर्स की क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड्स का कितना भी बढ़ा दो तो भी बॉल वो कोई एक साइड में गिरेगा ही गिरेगा. एंड नेक्स्ट वन विच इज सो कंसिडरिंग अ फ्लास्क विच इज़ शैलो टाइप. दिख रहा है आपको यहाँ पे? शैलो मतलब थोड़ा सा, जैसा वो पहला डीप कंटेनर था, यहाँ पे ये थोड़ा सा शैलो है, उसका स्लोप थोड़ा सा कम है. वो एकदम स्ट्रेट था पहला, ये थोड़ा सा स्लोप दिया है. अगर इसमें हमने सर्कुलर ऑब्जेक्ट प्लेस किया और अब इसको शेक किया तो क्या होगा? देखो, सपोज यहाँ पे और एक वैल्यू हमने कंसिडर की एफ क्रिटिकल. एफ क्रिटिकल मतलब वो फोर्स की वैल्यू जहाँ पे आपका जो बॉल है वो एज पे आ जाएगा, मतलब आइदर गिर भी सकता है बाहर या फिर नीचे जा सकता है. तो क्रिटिकल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू जितना वो यहाँ पे आ सकेगा, तो वो फोर्स की वैल्यू है. तो आप सपोज एफ क्रिटिकल से कम फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा? बॉल ऑसिलेट होगा और फिर से सेटल डाउन हो जाएगा. लेकिन अगर आप क्रिटिकल फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा? कि बॉल ऑसिलेट होगा और फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ऑब्जेक्ट विल कम आउट फ्रॉम द फ्लास्क और द कंटेनर. ओके, सो अब यहाँ पे फोर्स की क्वांटिटी से जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है कि अगर वैल्यू कम है क्रिटिकल से तो ऑब्जेक्ट विल रिमेन इनसाइड. इफ फोर्स इज मोर देन critical force, object will come out. That means stability depends on the certain condition of the system. So ये एवरेज स्टेबल है, कभी हो सकता है कभी नहीं है, तो मतलब इसको बोलेंगे हम कंडीशनली स्टेबल और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. दिस सिस्टम, सच सिस्टम इज नोन एज अ कंडीशनली स्टेबल एंड और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फोर्स की लग रही है. कि क्रिटिकल फोर्स कैसे डिफाइन किया है? क्रिटिकल फोर्स वो फोर्स की वैल्यू है जो सफिशिएंट है इस सर्कुलर बॉल को बाहर निकालने के लिए या फिर या इस एज तक लाने के लिए. इससे ज़्यादा हो गया तो बॉल बाहर गिर जाएगा, अगर इससे कम है तो ऑसिलेट होकर फिर से सेटल डाउन हो जाएगा. तो ये क्रिटिकल वैल्यू से अगर आपने फोर्स कम लगाया तो सिस्टम क्या है? स्टेबल हो गई. अगर इस क्रिटिकल फोर्स से आपने फोर्स ज़्यादा लगाया तो देखो बॉल बाहर आ गया, मतलब सिस्टम अनस्टेबल होगी. तो इस अभी यहाँ पे ना ही शेप पे डिपेंड कर रहा है और ना ही बॉल पे, ये डिपेंड कर रहा है कि अपने फोर्स कितना लगा रहे हो. सो सच सिस्टम इज नोन एज अ कंडीशनली स्टेबल सिस्टम और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. ओके, तो दीज आर दी सम फ्यू एग्जांपल्स विच कैन डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी. क्या क्या देखा हमने? फुल्ली और एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम, देन मार्जिनली अनस्टेबल, फुल्ली अनस्टेबल सिस्टम एंड मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. तो देखो हमने जो रिस्पॉन्सेस देखे थे, जो ग्राफ देखा था आउटपुट का, वो हमने 2 टाइप में देखा था. एक देखा था हमने एक्सपोनेंशियल और दूसरा ऑसिलेटिंग.
तो ये एक्सपोनेंशियल जा रहा है ऊपर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनकंट्रोल्ड रिस्पॉन्स हम शो कर रहे हैं कि सिस्टम अनस्टेबल कैसे होती जा रही है। अगर रिस्पॉन्स यहाँ तक आता और बाद में यहाँ पे स्टेडी हो जाता तो हम बोलते कि सिस्टम इज स्टेडी, बट इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। सो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ही है लेकिन ऑसिलेटर ही है। तो देखो यहाँ पे पहले ऑसिलेशन कम थे, फिर वैसे तो क्या होना चाहिए कि ऑसिलेशन पहले ज़्यादा और फिर बाद में सेटल, लेकिन ये स्टेबल सिस्टम ही नहीं है, इसलिए फिर इसके ऑसिलेशन है और वो ऑसिलेशन बाय टाइम बढ़ रहे हैं। सो सिस्टम इज़ अनस्टेबल। और देखो स्टेबल रिस्पॉन्स कैसा है, अगर एक्सपोनेंशियल देखिए तो सिस्टम पहले ट्रांजिएंट नेचर फॉलो कर रहा है और बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल हो गया, ये हो गया स्टेबल। अगर ऑसिलेटर देखते हैं तो वैसे ही पहले उसके मैक्सिमम पिक्स मिलेंगे और बाद में धीरे धीरे उसके स्लोप कम हो जाके वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया वो स्टेबल। सो दिस इज़ अ स्टेबल रिस्पॉन्स, दिस इज़ अ अनस्टेबल रिस्पॉन्स और अनकंट्रोलेबल रिस्पॉन्स। एक तीसरा क्या था, मार्जिनली। तो मार्जिनली कैसा रहेगा, देखो दिस इज़ अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम इन विच योर ऑसिलेशन इज अंडर पर्टिकुलर रीजन, ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन। सिस्टम स्टेबल ही है लेकिन मार्जिनली है कि देखो कहीं पे भी डेड लाइन नहीं मिल रही है, ऐसे प्लेन लाइन नहीं मिल रही है, लेकिन जो ऑसिलेशन है वो भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही है, बस इतने रीजन में, जिसको हम टॉलरेंस बैंड भी बोलते हैं। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम और क्रिटिकली स्टेबल सिस्टम। ओके, तो जब हम आगे रूट लोकस पढ़ेंगे, रूट लोकस जो शो करेगा सिस्टम की स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे अभी हमें जो पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, उस पर हम क्या डिफाइन करेंगे कि कोई कंट्रोल सिस्टम हमें अगर गिवन है तो वो स्टेबल है या नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम स्टडी करेंगे, जिससे पता चलेगा कि सिस्टम सिर्फ स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है। बट जो रूट लोकस है सो वो एग्जैक्ट शो करेगा कि सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है, और वो बाय टाइम और विद इट्स पोल एंड रूट्स वो आगे स्टेबल होती जा रही है या फिर अनस्टेबल होती जा रही है, उसका रिस्पॉन्स हम कंटिन्यूसली देखेंगे उसके पोल तक। तो ये जो ग्राफ रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एस प्लेन। एस प्लेन क्यों, क्योंकि जो इक्वेशन रहेगा वो एस फॉर्म में रहेगा, s² + 2s + 3 लाइक, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा एस प्लेन, जिसमें सब की सब हम s की वैल्यूज़ s = -3 सपोज, सो माइनस वाला ये पार्ट रहेगा -1 -2 -3 -4, ओके, +1 +2 +3 +4। तो ये हो गया हमारा एस प्लेन, जिसमें हम s की वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। और यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ एस प्लेन फ्रॉम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सपोज आपकी जो सिस्टम है उसके रूट्स अगर लेफ्ट हाफ में हैं, सपोज s = वैल्यू है -2, s = -3, तो सभी के सभी उसके जो रूट्स है इस रीजन में आ गए। सो यहाँ पे सिस्टम क्या रहती है, स्टेबल रहती है। अगर रूट्स उसके माइनस है तो सिस्टम स्टेबल, अगर रूट्स उसके पॉजिटिव है, सपोज s = 4, s = 5, तो ये कहाँ पे आएंगे, उसके राइट हैंड साइड में लाई करेंगे। सो यहाँ पे सिस्टम अनस्टेबल है, ओके। और ये हो गया एक्स एक्सिस, जिसको हम रियल बोलेंगे। लाइक देखो -2 -3 हो या फिर 4 हो 5 हो, दीज आर दी रियल वैल्यू, निगेटिव आइदर पॉजिटिव बट रियल। जो रूट्स ऐसे रहेंगे s = -1 + 2i और 2j, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो वो इमेजिनरी एक्सिस पे रहेंगे। दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस, ओके। यहाँ पे देखो jw1 jω1 jω2 -jω1 -jω2, सो ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी पे कमेंट करनी है वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, क्लियर। तो आगे हम जो क्राइटेरिया हमें पढ़ना है स्टेबिलिटी कंसेप्ट का, वो हम स्टडी करेंगे। मैकेनिकली सिस्टम को स्टेबल या फिर अनस्टेबल कैसे डिक्लेयर करना है, उसका एक क्राइटेरिया है रूट्स हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, इस पर न्यूमेरिकल भी मिलेंगे आपको। तो जो डिक्लेयर करेगा वेदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट, ओके, उसका नेचर हमें पता नहीं लगेगा, वो हम रूट लोकस में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपली सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है ये हम स्टडी करेंगे
Ropes-Hurwitz criterion. Clear? Okay, so we'll stop here. Thank you.